हेलो वेंकशन एंड इजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट जो ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस आज हम अपॉइंटेड टू सर्व यू का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो और जहान मिलकर उनके डैडी मतलब लॉर्ड वैंग चिरेन के यहाँ उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ ईबो का बड़ा भाई यानी कि शियुन आ जाता है और शियुन जहान को उसका तांगसन समझ लेता है। तांगसन जो उसका लवर है, उसकी डेथ बहुत सालों पहले ही हो चुकी है और उसे लगा कि तांगसन पुनर्जन्म लेकर वापस आ गया है। लेकिन ईबो उससे कहता है कि वो तांगसन नहीं है बल्कि वो उसकी नियति जहान है। लेकिन फिर भी शियुन को लगता है कि ईबो उसके लवर को उससे चुरा रहा है और इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। लेकिन लॉर्ड चिरेन वहाँ आ जाते हैं और दोनों से मीटिंग हॉल में बात करते हैं। लेकिन फिर भी शियुन को लगता है कि उसके डैड और ईबो मिलकर उसके लवर को उससे दूर ले जा रहे हैं। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जैसे ही जहान ईबो के हवेली में पहुंचा तो मिसेस चोई ने उसका वेलकम किया। मिसेस चोई ने जहान के चेहरे में कुछ चेंजेस देखे। मास्टर जहान, क्या आप ठीक हैं? मिसेस चोई ने पूछा। मिसेस चोई, क्या आप जानते हैं कि मास्टर वैंग ने मेरे पूर्वजों की किताब कहाँ रखी है? जहान ने सीरियस टोन में पूछा। अच्छा, वो किताब, वो तो मास्टर वैंग के स्टडी रूम में है और मास्टर वहाँ किसी को भी जाने नहीं देते। मिसेस चोई ने कहा। अच्छा, उसके स्टडी रूम में मैं वहाँ जा सकता हूँ और वो किताब उसकी नहीं है बल्कि मेरी है और मैं उसे वापस लेके रहूंगा। जहान स्टडी रूम की ओर जाने लगा, तभी एक गार्ड ने उसका रास्ता रोक दिया। मास्टर शाओ, आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ प्रवेश करना मना है। गार्ड ने जहान को वार्निंग दी। इनकार का सामना करते हुए गार्ड के हाथ में जो तलवार थी, जहान ने उसे जल्दी से ले लिया और वो तलवार उसने गार्ड के गर्दन पर रख दी। जहान खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके पिता ने उसे ट्रेनिंग दी थी जब वो छोटा था। मुझे नहीं पता कि आत्माओं को चोट पहुंचती है या नहीं, लेकिन अगर आपने मुझे अंदर जाने नहीं दिया तो मैं आपका गला काट दूंगा। मैं बस अंदर जाकर मेरे पूर्वजों की किताब लेना चाहता हूँ और वो किताब मेरी है, जहान ने गुस्से में कहा। जहान का गुस्सा और हरकतों को देखकर गार्ड भी शॉक हो गया। गार्ड ने जल्दी से जहान को अंदर जाने दिया। थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जहान ने कहा और वो अंदर जाने लगा। मिसेस चोई जो ये सब देख रही थी वो भी शॉक हो गई। जाहिर तौर पर मास्टर वांग की वाइफ नाजुक दिखने के बावजूद खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह से जानती है। मास्टर जहान, मैंने यहाँ बहुत टाइम बिताया है और जब भी मैं यहाँ सफाई के लिए आती थी तब मैंने मास्टर वैंग को उस टेबल के ड्रॉवर में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें रखते हुए देखा है। दरवाजे से अंदर आते हुए मिसेस चोई ने कहा। जहान ने जल्दी से ड्रॉवर ओपन किया और उसे अपने पूर्वजों की किताब मिल गई, लेकिन किताब लेते हुए उसके हाथों से कुछ स्क्रॉल जमीन पर गिर गए। उन सभी स्क्रॉल को उठाकर ड्रॉवर में रखते समय जहान ने एक स्क्रॉल को ओपन करके देखा। उस स्क्रॉल में एक पेंटिंग थी। जहान ने उस पेपर को अपने हाथों में लिया। उस पेंटिंग में उसके जैसा ही एक चेहरा था। हल्की सी स्माइल थी और उसके लंबे बाल थे और उस पर्सन ने व्हाइट रोब पहने हुए थे। इस पेंटिंग के नीचे कुछ लिखा भी था। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन मेरे प्यारे शियुन, मैंने तुम्हारे लिए ये पेंटिंग बनाई है। ये उस पेपर के नीचे लिखा हुआ था। इसे पढ़ते हुए जहान का शरीर कांपने लगा। थककर उसने उस पेंटिंग को ड्रॉवर में रख दिया और अपनी किताब ली और स्टडी रूम से बाहर चला गया। जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से वो अपने कमरे की ओर भागा और जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मिसेस चोई ने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन जहान ने उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही दरवाजा बंद कर दिया, जहान दरवाजे पर पीट करके दरवाजे के पास ही बैठ गया। जहान ने अपना सिर अपने हाथों में ले लिया और समझने की कोशिश करने लगा कि असल में उसके साथ क्या हो रहा है। शियुन, जहान ने हताश होते हुए कहा, उस लड़के को याद करते हुए जिसने लॉर्ड वैंग चिरेन के पैलेस में उसे तांगसन नाम से बुलाया था। मेरे साथ क्या हो रहा है और ये शियुन कौन है? वो बहुत हताश लग रहा था। तांगसन नाम पुकारते हुए उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी नियति हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल उस पर्सन जैसे कैसे दिख सकता हूँ? और उस पेंटिंग पर भी ऐसा था कि तांगसन शियुन से प्यार करता था। मेरे साथ असल में क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जहान ने अपने मन में सोचा और उसने अपने हाथों में अपने पूर्वजों की किताब की ओर देखा। अब मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब बस ये किताब ही दे सकती है।
ऐसा सोचकर जहान ने किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हालांकि जहान के हाथ पसीने से तर थे, हल्के हल्के कांप भी रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी नजर सिर्फ किताब पर ही थी और वो किताब पढ़ रहा था। इस किताब में आखिर क्या है और जहान के पूर्वजों ने इस किताब में आखिर क्या लिखा था? शाह फैमिली से जो भी ईबो की वाइफ बनी थी, उन सभी ने अपनी मन की बात इस किताब में लिखी थी। तो चलो इस किताब को स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड वैंग के साथ मेरी शादी होने के बाद इस पैलेस में मेरा ये पहला दिन है। शादी से पहले मैंने उनका चेहरा कभी भी नहीं देखा था। हमारी शादी होने के बाद वो मुझे घुसु नाम की जगह पर ले आया। ये प्लेस वही है जो सभी गॉड रहते हैं। शादी के दौरान और शादी के बाद भी मैंने उनका चेहरा कभी भी नहीं देखा। ट्रैवलिंग के दौरान में भी वो अपना चेहरा ब्लैक हुड से ढकते थे। यहाँ तक कि उनके शादी के कपड़े भी बहुत ही सिंपल थे। उन्होंने जिंदगी भर मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। ये पहले वाइफ की कथा थी जो उन्होंने लिखी थी। जहन ने जल्दी से पेज को टर्न किया। अब वहाँ दूसरी वाइफ की स्टोरी थी जो उन्होंने लिखी थी। ये जगह सच में बहुत ही शांत है। यहाँ सब कुछ बहुत शांत है। जो लोग मुझे खाना खिलाने के लिए आते हैं, उन्हें मुझसे बात करने की परमिशन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि सभी आत्माएं लॉर्ड वैंग के सेवा में हैं और वे सभी उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। लॉर्ड वैंग, जिन्हें मैंने अपनी शादी के बाद से कभी भी नहीं देखा। अब तीसरी वाइफ की स्टोरी। ये जगह बहुत ही सुनसान है। मैं यहाँ 1 साल से ज्यादा टाइम से रह रही हूँ। मैं लॉर्ड वैंग की वाइफ हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे हस्बैंड यानी कि लॉर्ड वैंग कैसे दिखते हैं। अब चौथी वाइफ की स्टोरी। बहुत साल बीत गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कितने साल पहले से इस जगह पर आया था। इस पैलेस में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, लेकिन फिर भी ये जगह बहुत ही ठंड है। अब मुझे लगता है कि अकेलापन मुझे खा रहा है। अब अनदर वाइफ की स्टोरी। मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नया नहीं है। मैं केवल सुबह ढलते हुए और चांद को छुपते हुए देख सकता हूँ, वो भी बालकनी से। ये बहुत ऊंचा है। अगर मैं यहाँ से जंप करूँगा तो ये तय है कि मैं मर जाऊँगा। मैं यहाँ कब से बंदी हूँ। मुझे बाहर जाना या किसी से भी मिलना या किसी से बात करना मना है। इससे मुझे केवल यही समझ आता है कि हमारे फैमिली पर का ये शाप हमेशा हमारा पीछा करेगा। अब अदर वाइफ स्टोरी। ये कारावास मुझे पागल कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना विवेक खो दूं, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें ये अभिशाप विरासत में मिला है। हमारे शाओ फैमिली को लॉर्ड वैंग चिरेन ने कर्ज दिया था। जाहिर तौर पर ये रिंग शाओ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और जो ओमेगा है वो इसे पहनेगा, और जो भी इस रिंग को पहनेगा वो कर्ज का हिस्सा हो जाएगा। जब दूसरे लोगों को ये पता चला कि हमारे फैमिली को कर्ज मिला है, तो उन्होंने हमें बलि का बकरा बना दिया। हम चौंकिंग गांव के लिए अच्छे मौसम और फसल लाए और हमारा जादू समृद्धि लेकर आया, और उन सभी लोगों ने हमें लॉर्ड वैंग चिरेन के पास पहुंचाया, और लॉर्ड वैंग चिरेन ने शाओ फैमिली को कर्ज दिया। कर्ज की वजह से सबसे बड़ा बेटा जो ओमेगा है उसे गुस्सू में लाकर पनिश किया जाएगा, और जब तक वो जिंदा है उसे गुस्सू में ही रहना पड़ेगा। अब अदर वाइफ की स्टोरी। ये आखिरी बार है जब मैं इस किताब में कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ रहकर मैं अकेलेपन से पागल हो रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करना जारी रखूंगा तो मुझे पता है कि मैं अपना दिमाग खो दूंगा। बस मुझे यहाँ से फ्री होना है। लकीली मुझे थोड़ा जादू आता है, इसीलिए मैं अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ूंगा। इस जगह पर जो कोई भी आएगा उन लोगों के लिए मैंने कुछ लिखा है। अपना थोड़ा सा ब्लड इस किताब पर लगाओ और ये मंत्र पढ़ो। आप अपने बाकी के दिनों में बस सोते रहेंगे। जब तक आखिरी सांस नहीं आती आपकी आंखें नहीं खुलेगी। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन जिंदा रहकर ये सब कुछ सहने से बेहतर ये मुझे अच्छा लगा। वो ओमेगा जो अपॉइंट किया गया है उसकी डेथ के बाद ये किताब हमारे फैमिली मंदिर में वापस जाएगी, और ये एक ही तरीका है जो हमारे लिए मौजूद है, और इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए ये एक ही रास्ता है। फाइनली अब मैं इससे आजाद हो जाऊंगा। यहाँ सब स्टोरी खत्म होती है। जहन ने किताब पढ़ना पूरा किया। किताब में जो कुछ भी स्टोरी थी वो कुछ कारावास के बारे में, कुछ खुद को मारने के बारे में। जहन के पूर्वजों ने सभी एक ही पैटर्न दोहराया था। निराशा ने उन्हें खा लिया था और उन्हें इस हद तक नष्ट कर दिया था कि ताकि वो उनका अस्तित्व मिटा सके। जैसे ही जहन ने पूरी किताब रीड की, उसके हाथों में से वो किताब जमीन पर गिर गई। जहन के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। जहन ने रोते हुए उस तलवार को देखा, वही तलवार
जो उसने उस गार्ड से ली थी। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि इस जगह से बाहर निकलने का बस एकमात्र रास्ता है, वो केवल मौत है। जहन ने तलवार को देखते हुए कहा, जहन, क्या तुम खुद को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। मैं आपको खुद को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, इसीलिए बकवास करना बंद करो। ईबो, जो अभी अभी कमरे के बालकनी में आया था, उसने जहन को देखते हुए कहा, आप यहाँ अचानक ऐसे क्यों आते हो? और हाँ, मेरे पास कम से कम एक रास्ता तो है, जहन ने जवाब दिया। जहन ने अपनी निगाहें बालों से छिपा ली और झलके हुए आंसुओं को हथेली से सुखाते हुए तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ। मेरे करीब मत आओ, नहीं तो मैं इस चेहरे को चोट पहुंचा दूंगा जिसे तुम इतना प्यार करते हो। जहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ तेज आवाज के साथ धमकी दी। जहन के बातों से ईबो के आईब्रोज रेज हुए। जहन, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ईबो ने नाराज होते हुए जवाब दिया। बेशक मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे करीब मत आना या मुझे छूने की हिम्मत नहीं करना, और मुझे फिर से किस मत करना। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे अपनी बाहों में पकड़ते हो। अब तुम्हारी बाहों में मेरा दम घुटता है। मुझे इस पिंजरे में अकेला क्यों नहीं छोड़ देते और यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? मुझे यहाँ अकेले मरने क्यों नहीं देते, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे सभी पूर्वजों के साथ किया था। क्या तुम सिर्फ इस चेहरे की वजह से मेरे साथ रहते हो? जहन ने गुस्से से कहा और उसने वो तलवार अपने गाल पर रख दी। जहन, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये मत भूलो कि तुम मेरी नियति हो। और हाँ, ये बॉडी, ये चेहरा, तुम्हारी आदत, तुम्हारी अच्छाइयाँ, ये बस तुम्हारी है। ये सब तुम ही हो शिओचैन, और प्लीज अपने आप को चोट मत पहुँचाओ। ईबो ने कहा और ईबो के फेरोमोन पूरे कमरे में फैल गए। ईबो अपने अल्फा के स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की वजह से जहन के बॉडी ने रिस्पॉन्स किया और उसकी बॉडी कांपने लगी, जिसकी वजह से उसके हाथों में जो तलवार थी वो जमीन पर गिर गई। जैसे ही तलवार जमीन पर गिर गई, ईबो ने जल्दी से उसे अपने हाथों में ले लिया और अपनी गोल्डन आईज के साथ उस तलवार की ओर देखने लगा। वो तलवार एक सेकंड में ही हवा में मिल गई। ईबो ने जहन को कोल्ड ग्लेयर से देखा, जो अभी भी फेरोमोन के वश में था। जहन, तुमने ये किताब क्यों रीड की? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इस किताब की जरूरत नहीं होगी, तो तुमने इसे क्यों रीड किया? ईबो ने पूछा। क्यों? क्या तुम मुझे इन चार दीवारों में पागल होते हुए देखना चाहते हो? जहन ने जवाब दिया। जहन, जब एक गॉड को अपना सोलमेट, अपनी नियति, एक मानव मिल जाता है और वो उसे बाइट करता है, तो वो मानव नहीं रहता बल्कि वो अमर बन जाता है। ईबो ने जहन को देखते हुए कहा। ईबो के शब्दों ने जहन को पूरी तरह से डरा दिया। अब मौत भी उसे इस पिंजरे से फ्री नहीं कर सकती। यही सोचते हुए जहन डर गया। क्या तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? जहन ने शॉक होते हुए चिल्लाया और अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों के साथ पूछा। जहन के बॉडी में थोड़ी ताकत बची थी, इसीलिए उसने अपने लिप्स को इस हद तक बाइट किया जिसकी वजह से खून बहने लगा, और दर्द के कारण उसके बॉडी पर जो फेरोमोन का असर था वो जल्दी से खत्म हो गया। फेरोमोन का असर खत्म होते ही जहन उठ गया। उसके लिप्स से अभी भी खून बह रहा था। जहन आगे बढ़ा, लेकिन ईबो ने उसे रोक दिया। ईबो ने जहन की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके लिप्स को सहलाना जारी रखा। ईबो की सहलाने की वजह से जहन का खून बहना बंद हो गया और घाव भी पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे घाव वहाँ कभी था ही नहीं। जहन, अपने आप को इस तरह से चोट मत पहुँचाओ। भले ही आपकी बॉडी पुनर्जीवित हो जाए, लेकिन फिर भी आपको दर्द महसूस होगा। ईबो ने चिंतित होते हुए और अपनी धीमी आवाज में कहा। जहन अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। ईबो ने जहन को रोते हुए देखा, फिर भी उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए स्मूथली किस करने लगा। किस करते हुए जहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू उसके आंखों से गिरने बंद नहीं हुए। किसी तरह से किस की वजह से जहन को आराम मिला, लेकिन फिर भी वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ही किस खत्म हुआ, जहन और ईबो धीरे धीरे अलग हो गए। उनकी हाथें सांसें एक दूसरे के सामने टकरा रही थी। ईबो ने जहन के कुछ आंसू पोंछे जो उसके गालों पर गिर रहे थे। मुझे जाने दो,
मुझे दोबारा मत छुओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जैन ने खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहा। जैन अभी भी सदमे में था। उसने ईबो को धक्का देकर उससे दूर कर दिया। फिर जैन ने अपनी नजर छिपाते हुए उसकी ओर पीठ कर ली। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अब और देखना नहीं चाहता। जल्दी से बाहर निकलो और मुझे अकेला छोड़ दो, जैन ने कहा। फिर उसने खुद को गले लगाते हुए जमीन पर गिर गया और फुट फुट कर रोने लगा। ईबो ने उसी इमोशन के साथ जैन को याद करते हुए देखा जब वो छोटा था, लगभग 7 साल का था, जब जैन ने अपने पालतू जानवर जो एक घायल खरगोश था और वो मरने के करीब था, इसलिए जैन रो रहा था। अब फ्लैशबैक, जब जैन छोटा था, जैन फुट फुट कर रोने लगा। उसके खरगोश को उसके पिता के मंदिर के पास एक ट्रक ने कुचल दिया था। उसके छोटे पैर से खून बहना बंद नहीं हुआ। अगर वो इसी तरह से चलता रहा तो वो मर जाएगा। मेरे छोटे खरगोश, उठो, तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? प्लीज उठो, जैन ने अपने खरगोश को जगाने के लिए रोते हुए कहा। जब खरगोश कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तब जैन बहुत रोने लगा। ईबो, जो हमेशा की तरह दूर से ये सब देख रहा था, ईबो ने जैन को बहुत सैड और रोते हुए देखा और ऐसी हालत में ईबो जैन को नहीं देख सकता। इसी वजह से वो हेल्प करने चला गया। ठीक है, इस खरगोश को मुझे दे दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, ईबो ने छोटे जैन को कहा। ईबो ने खरगोश के घायल हिस्से पर अपना हाथ रख दिया, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी हुई और खरगोश का पैर ठीक हो गया और उस खरगोश ने जल्दी से रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। खरगोश को देखकर जैन बहुत खुश हुआ। छोटे जैन ने ईबो की ओर देखा और उसे एक बड़ी स्माइल दी। मेरे खरगोश को ठीक करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मेरे पास आपको शुक्रिया कहने के लिए एक गिफ्ट है। शायद ये ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक रेड कलर का ब्रेसलेट है जो मेरे पिता को टेम्पल में आशीर्वाद के तहत मिला था। ये ब्रेसलेट आपके लिए अच्छा भाग्य लाएगा और ढेर सारा पैसा भी, कम से कम मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं, छोटे जैन ने कहा और उसने जल्दी से वो रेड ब्रेसलेट ईबो के हाथ में पहना दिया। सर, मेरे खरगोश को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैन ने बड़ी स्माइल करते हुए कहा और अपने खरगोश को अपनी बाहों में लेकर वहाँ से चला गया। ईबो ने जैन को मंदिर तक जाते हुए देखा। कुछ हद तक शॉक होकर ईबो अपने हाथ पर जो रेड कलर का ब्रेसलेट था उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। यह फ्लैशबैक खत्म होता है। जैन के लिए चिंतित होते हुए ईबो ने जैन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन फिर ईबो रुक गया और अपने हाथों में जो रेड ब्रेसलेट था जो उसने अभी भी पहना था उसे देखा। जैन, अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ईबो ने अपनी धीमी आवाज में कहा और वहाँ से चला गया। ईबो जैन को आंसुओं में छोड़कर वहाँ से गायब हो गया। जैन, जिसने ईबो के शब्द सुने थे, उसने अपने कानों को अपने हाथों से ढक लिया और फुट फुट कर रोने लगा। ये आंसू, ये उदासी से छुटकारा पाने के लिए एक तरीका है, लेकिन फिर भी मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं खुद को इस पिंजरे से फ्री करूँगा और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं वापस अपने फैमिली के पास वापस जाऊँगा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।